Hello, my shivering stars. Today, I, Shaurya Grover, welcome you all to this amazing platform of Physics Wala. Students, I welcome you all to your 12th NCERT Solution Series. और आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर दैट इज बायोमोलिक्यूल्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को बहुत ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं एंड आई होप सो आपने चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज किया होगा. So let's start this and let's do each and every question. एक बात आपको बता दूं, ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो इफ अगर ऐसा है भी किसी स्टूडेंट ने कभी रिवाइज नहीं किया या इसने चैप्टर नहीं किया है बेटा, तो एक तरह से आपकी यहाँ रिवीजन भी हो जाएगी और टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एक प्यारे से कोट से. जीवन की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते, है ना. तो अपनी लाइफ में कभी भी आप कभी हार जाते हो, ठीक है, या आपसे कोई गलती हो जाती है, तो बेटा वहां पे क्या रीजन रहा, क्यों ये गलती हुई या क्यों हार गए, अगर आप उसे सीखोगे नहीं तो मतलब आप लाइफ में आगे नहीं बढ़े हो, है ना. तो अपनी गलतियों से सीखिए और फिर अपनी लाइफ को और भी बेटर बनाइए देन बिफोर, राइट. चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन एक ब्यूटीफुल सी स्माइल के साथ, है ना. जैसे कि आप सब जानते हैं, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट. स्टार्ट करते हैं बेटा जी सबसे पहले क्वेश्चन से. क्या है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बेटा जी? पहला क्वेश्चन है व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स. क्या होते हैं मोनोसैकेराइड्स, या आप कैसे मोनोसैकेराइड्स को डिफाइन करते हो. ठीक है, तो पहले समझिएगा, फिर डेफिनेशन भी आपको नोट करवा दूंगी मैं. मोनो का मतलब होता है वन, सैकेराइड, अब देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेटा ये कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मोनोसैकेराइड्स एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है. इतनी तो चीज हमें समझ आ गई भी, कार्बोहाइड्रेट्स की जब क्लासिफिकेशन होती है तो वो मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स में क्लासिफाइड होते हैं. अब मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, तो आप ये समझिए ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फर्दर हाइड्रोलिसिस पर कुछ भी नहीं देते हैं, which are not going to yield any product on hydrolysis, या हम ये कह दें जिसकी हाइड्रोलिसिस नहीं करवाई जा सकती, वो हमारे मोनोसैकेराइड्स होंगे, है ना. अब मान लो अगर मैं कोई एक ऐसा केस लेती हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सुक्रोज जो कि एक डायासैकेराइड है बेटा. अगर मैं उसकी हाइड्रोलिसिस कराती हूँ तो वो मुझे दो मोनोसैकेराइड देता है हाइड्रोलिसिस करवाने पर, यानी कि वो डायसैकेराइड है. मतलब हाइड्रोलिसिस जब हो रही है तो वो दो मोनोसैकेराइड यूनिट दे रहा है ना, तो वो क्या होगा, एक तरह से डायसैकेराइड. अगर वो 3 यूनिट दे रहा है तो ट्राइसैकेराइड, है ना. इस तरीके से ये चलता है. अब बहुत ज्यादा यूनिट अगर वो देता है, मोर देन 10 यूनिट्स देता है, ठीक है, तो वो पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में फॉल करता है. ठीक है जी. अब मोनोसैकेराइड्स को मैम कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो हम लिखेंगे दीज आर दोज carbohydrates which won't give any product on hydrolysis, या फिर हम ये भी कह सकते हैं which are not going to do hydrolysis, basically won't give any product on hydrolysis. बेटा इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो एग्जाम्पल है ग्लूकोज, एग्जाम्पल है फ्रक्टोज. ठीक है, तो जैसे कि ग्लूकोज के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ तो C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है. फ्रक्टोज का भी सेम फॉर्मूला होता है C6H12O6. अब आप कहोगे मैम इनके फॉर्मूलाज तो सेम है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो बेटा इनमें से एक जो होगा आपका, अगर मैं ग्लूकोज की बात करती हूँ तो एक तरह से ये एल्डोहेक्सोज है. एल्डोहेक्सोज क्यों बोला मैंने इसको बेटा, अब भी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, तो उससे पहले समझो इसको मैंने एल्डोहेक्सोज क्यों बोला. एल्डो इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है. हेक्सोज क्यों बोला मैंने इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है. ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर फ्रक्टोज की बात करती हूँ तो ये आपका कीटो हेक्सोज हो जाएगा. रीजन क्या है, यहाँ पे मैम कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है. भाई आपके ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, रेस्ट यू हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बस दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है. भाई वहां एल्डिहाइड है तो यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स इट.
ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स की सिंपल सा अगर हम जनरल डेफिनेशन बोलेंगे तो यही होगा भी ये वो कार्बोहाइड्रेट्स है जिनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं करवाई जाती है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो देखो मोनोसेकेराइड्स विच कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप, अभी मैंने बोला ऐसा मोनोसेकेराइड जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे कि ग्लूकोज है तो मैंने उसको एल्डोहेक्सोज बोला है ना। तो कोई भी जनरल मोनोसेकेराइड जिसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा बेटा, आप उसे क्या बोलोगे, आप उसे एल्डोस बोलोगे। क्या कहा जाएगा उसे मैम? एल्डोस कहा जाएगा। दोज विच हैव अ कीटो ग्रुप यानी कि कीटोन ग्रुप जिसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, उसे क्या बोलते हैं? कीटोस बोलते हैं। क्या बोला जाएगा? कीटोस। अब जैसे कि मैंने आपको बोला C6H12O6, तो टोटल 6 कार्बन के लिए मैंने हेक्सोज बोला, एल्डोहेक्सोज, हेक्स वर्ड का यूज किया है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑल्सो हम इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। कैसे? देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ मोनोसेकेराइड इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रायोज, टेट्रोज, ठीक है, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। भाई अगर तुम्हारे पास 3 है कार्बन एटम, ट्रायोज होगा, 4 है तो आपके पास क्या हो जाएगा? टेट्रोज हो जाएगा, 5 है पेंटोज हो जाएगा, 6 है हेक्सोज हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये चलता रहता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था ग्लूकोज का, 6 थे तो वो एल्डोहेक्सोज हो गया। यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, ये क्या हो जाएगा? एल्डोहेक्सोज। और ये क्या हो जाएगा? कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज हो जाएगा। सही है, सॉर्टेड है। चलो भाई ये लिख लिया पहले। आई होप सो सभी ने लिख लिया होगा, आई होप सो ये भी सभी ने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भी। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं बेटा? तो रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जिसके अंदर एक फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या करते हैं? टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, तो इनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। एक जनरल एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलती हूँ तो ग्लूकोज आपका इसका एक कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं? दीज आर those sugars which contain free aldehyde group या कीटोनिक ग्रुप, ठीक है, जिसमें प्रेजेंट होता है। दे रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन। टॉलेंस रिएजेंट और बेटा फेलिंग सोल्यूशन को ये रिड्यूस कर देते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ग्लूकोज, कॉमन एग्जाम्पल ग्लूकोज हो जाएगा। सॉर्टेड है? हाँ जी मैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द 2 फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स? बेटा क्या 2 मेन फंक्शन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स के? क्या लगता है क्या मेन फंक्शन होगा? सबसे पहला मेन फंक्शन बेटा आता है स्टार्च। स्टार्च जो कि क्या है? इट इज अ पॉलीसेकेराइड। क्या है? पॉलीसेकेराइड है बेटा। लेकिन इसकी खास बात क्या है? एक ये आप देखोगे तो ये एनर्जी सोर्स का काम करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है। तो स्टार्च के बारे में आप ये चीजें लिख सकते हो। ठीक है, इट एक्ट हैज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल। इट एक्ट एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल। दूसरी एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो आप सेल्यूलोज ले सकते हो बेटा जी। सेल्यूलोज जो है इट इज द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। आपने बायो में पढ़ा होगा 2 तरह के सेल्स होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल जो होता है उसकी जो लेयर होती है, आउटरमोस्ट लेयर होती है, सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की कंप्राइज्ड होती है। तो बेटा ये जो है 2 मेन फंक्शन प्लांट्स के केस में ये हमें देखने को मिलते हैं भी। एक तो स्टार्च हो गया जो कि एक पॉलीसेकेराइड है जो कि स्टोरेज मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा। दूसरा बेटा सेलुलोज भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, लेकिन बेटा ये सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स। आपने इनको मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स में क्लासिफाई करना है। राइबोस, 2 डीऑक्सीराइबोस, माल्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। देखो बेटा पहली बात तो मोनोसेकेराइड्स होंगे जो हाइड्रोलिसिस नहीं करते। डाइसेकेराइड्स वो होते हैं जो हमें 2 यूनिट देते हैं, 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स हमें मिलते हैं are obtained on hydrolysis.
तो बेटा जी अगर हम इनके एग्जाम्पल्स को कंसिडर करते हैं, अगर हम देखते हैं भी मोनोसेकेराइड्स इनमें से कौन से हैं, तो बेटा जी मोनोसेकेराइड्स की बात करते हैं तो राइबोस एक तरह का मोनोसेकेराइड है, 2-डीऑक्सीराइबोस ये भी एक तरह का मोनोसेकेराइड है, माल्टोज बेटा डाइसेकेराइड है, ठीक है, गैलेक्टोज बेटा गैलेक्टोज एक तरह का मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज बेटा एक तरह का मोनोसेकेराइड है। तो अब आती है डाइसेकेराइड की बारी, अब आती है बेटा जी डाइसेकेराइड की बारी। तो डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल्स के केस में एक तो हमारे पास आ गया माल्टोज और एक आ गया लैक्टोज, एक आ गया माल्टोज और एक बेटा जी आ गया लैक्टोज। तो सभी लोग इस आंसर को नोट करिए, फिर हम हमारे अगले क्वेश्चन 5th क्वेश्चन पे बेटा जी प्रोसीड करते हैं। सभी लोग इसे लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलो। चलो अगला आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेटा जी तब बनती है जब हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं, ठीक है, जब हम दो मोनोसेकेराइड यूनिट को अटैच करते हैं ताकि एक डाइसेकेराइड यूनिट बन सके। तो एक डाइसेकेराइड को ऑब्टेन करने के लिए जब हमने मोनोसेकेराइड यूनिट्स को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाया, उस टाइम पे जब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड लिंकेज बनती है उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नाम देते हैं। यहाँ देखिए द लिंकेज विच फॉर्म्स बाय द लॉस ऑफ वाटर बिटवीन टू मोनोसेकेराइड यूनिट्स थ्रू एन ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बेटा उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ऐसे आपको जनरली शो कर देती हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और ये हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। तो वो एक दूसरे से अगर ऐसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बेटा अटैच हो जाएंगे तो वो क्या बना देगा हमारा, वो मैम हमारा सुक्रोज बना देगा। क्या बना देगा मैम? सुक्रोज बना देगा, जो किससे मिलकर के बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर के बनता है। तो मैं यहाँ पे बाकी सारे यूनिट्स नहीं लगा रही, एक आइडिया दे रही हूँ। इस तरीके की आपको लिंकेज देखने को मिलती है, इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया जैसे आपका, और यहाँ पे बेटा जी आपका क्या आ गया? बीटा डी फ्रक्टोज आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो बीच की लिंकेज है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। चलें अगले क्वेश्चन पे, इतना लिख लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लेट्स ऑब्जर्व व्हाट डज क्वेश्चन 6। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्लाइकोजन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च। बेटा ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टार्च से कैसे डिफरेंट होता है? तो ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। बेटा इसे एनिमल स्टार्च कहा जाता है, विच इज स्टोर्ड इन एनिमल्स, विच इज स्टोर्ड इन एनिमल्स। बेटा ये एनिमल्स में ही स्टोर्ड होता है, ठीक है। और जब बेटा ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ग्लाइकोजन ही ब्रेक डाउन करके हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, इस वजह से इसे एनिमल स्टार्च कहा जाता है। एक तरह से ये भी स्टोरेज मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा, ठीक है। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ह्यूमंस, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ह्यूमंस, ठीक है बेटा। एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जब ग्लूकोज की जरूरत और हमें नहीं मिल पा रही है, ठीक है। सॉर्टेड है। चलो पहले इसको लिखो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें आगे। अच्छा एक इसका पार्ट है क्या, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च। बेटा तो स्टार्च की अगर हम बात करते हैं तो बेटा स्टार्च के ना दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे ग्लाइकोजन की बात करती हूँ तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ना अमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता होता है, ठीक है।
मतलब थोड़ा हाईली ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम स्टार्च की बात करते हैं तो स्टार्च के केस में आप देख सकते हो भी इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स आते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन आते हैं, तो मेजर इसका डिफरेंस यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अगला आता है व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज। अभी किया है ये, तो अभी करके हटे हैं। सुक्रोज का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भी मैम, सुक्रोज जो क्या करता है ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देता है भाई, ग्लूकोज देता है और फ्रक्टोज देता है। क्या देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये हमें देता है अल्फा डी ग्लूकोज और ये क्या देता है, बीटा डी फ्रक्टोज। क्या देता है मैम, बीटा डी फ्रक्टोज देता है। क्या देगा बेटा, बीटा डी फ्रक्टोज देगा। चलो आगे चलें। चलो अब अगला क्या है, लैक्टोज। बेटा लैक्टोज जो है वो आपको गैलेक्टोज देता है। लैक्टोज जो है वो गैलेक्टोज देता है और ग्लूकोज देता है, और वो दोनों की बीटा डी फॉर्म देता है, बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज देता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस पे यील्ड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। बेटा स्टार्च और सेलुलोज के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या हो जाता है, क्या लगता है, स्टार्च के अंदर क्या हम देखते हैं और सेलुलोज के अंदर हम क्या देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्टार्च की, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ठीक है, स्टोरेज मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। टू कंपोनेंट्स हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। बेटा जो अमाइलोज का स्ट्रक्चर होता है, बेटा जी जो अमाइलोज का स्ट्रक्चर होता है उसमें होती है C1C4 लिंकेज अल्फा डी ग्लूकोज की, या होती है C1C4 लिंकेज और C1C6 लिंकेज। मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट अगर आप बात करते हो तो कहानी ना अल्फा डी ग्लूकोज के मोनोमर्स की होती है। इसको आप बार बार ऑन रिपीटेशन क्या कर रहे हो बेटा, स्टार्च बना रहे हो। एक तरह से एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड कब बनता है, जब तुम एटलीस्ट मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट तुम्हें मिले ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सेलुलोज की बात करते हैं तो सेलुलोज जो है यहाँ पे ये बीटा डी ग्लूकोज से मिलती है, मिल करके बनती है। दूसरा सेलुलोज के केस में अगर आप देखोगे तो प्लांट सेल वॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, प्लांट सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट होता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो बेटा इसको लिखो। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा ये स्ट्रेट चेन होता है। बेटा एक चीज का ध्यान रखना, ये स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है यहाँ पे बीटा डी का। ठीक है, लिखना चाहते हो तो भाई लिख सकते हो। आगे बढ़े, चलें आगे। ये स्ट्रेट चेन होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अमाइलोज के केस में आप ये लिख सकते हो, ये लीनियर चेन होता है, और अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच्ड होती है। ठीक है, वो ब्रांच होती है बेटा जी। ये स्ट्रेट चेन होता है बीटा डी ग्लूकोज का, ये भी C1C4 लिंकेज का ही होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट। बेटा डी ग्लूकोज का जब ट्रीटमेंट आप कराते हो HI के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ और HNO3 के साथ, क्या बनता है आइए देखते हैं। तो बेटा देखो, अगर मैं ग्लूकोज के एक बार यहाँ पे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं, बेटा ये मेरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये मेरा क्या है, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसका ट्रीटमेंट मैंने HI के साथ करवाया और इसे हीट कर दिया। तो बेटा जब मैं इसे हीट करूंगी ना, ये एक तरह से एक एविडेंस टेस्ट है जहां पे मुझे N-हेक्सेन मिल जाता है, जो ये डिपिक्ट करता है भी जो मेरा मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कि जो मेरा मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसके अंदर टोटल 6 कार्बन आटम है, क्योंकि यहाँ हमें N-हेक्सेन देखने को मिल जाता है। क्या देता है ये, N-हेक्सेन देता है। क्या देता है बेटा, N-हेक्सेन दे देता है। दूसरी रिएक्शन देखते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। बेटा ब्रोमीन वाटर के साथ जब ये ट्रीटमेंट आप कराते हो ना, तो यहाँ से आपको ग्लूकोनिक एसिड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड। ये COH खुद को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। रेस्ट सारी रिएक्शन एज इट इज है। लिख लो इसे भी।
लिख लो इसे, फिर थर्ड रिएक्शन अगले पेज पे चलते हैं, पहले इतना लिख लिया जाए। यस एवरीवन, ठीक है। चलो, डी ग्लूकोनिक एसिड डायरेक्टली लिख सकते हो, यही कर दो, थर्ड रिएक्शन पे आ जाओ। थर्ड रिएक्शन क्या आती है HNO3 के साथ, तो पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बेटा ये स्ट्रक्चर है, आपने HNO3 के साथ रिएक्ट कराया है, तो देखिए यहां से क्या होता है, बेटा यहां से सैक्रिक एसिड मिलता है। क्या मिल जाता है? सैक्रिक एसिड मिल जाता है। तो ये रिएक्शंस लिख लीजिए, तीनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिव क्वेश्चंस है बोर्ड में। बेटा रिपीटेटिव क्वेश्चंस है ये बोर्ड में। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अगला क्वेश्चन आता है, एन्यूमरेट द रिएक्शंस ऑफ डी ग्लूकोज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। बेटा ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो आप ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो? आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो वो कहता है जो पेंटा एसिटेट होता है ग्लूकोज का, वो रिएक्ट नहीं करता है विद हाइड्रोक्सिलामाइन, जिससे ये शो होता है भी फ्री CHO ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं है ग्लूकोज के अंदर। दूसरी बात, एल्डिहाइड जो है वो बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, एक एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, बाय गिविंग 2,4-DNP टेस्ट, शिफ्ट बेस ले लो, या इवन एक आप देख लो ये NHSO4 के साथ भी रिएक्ट करता है, बट ग्लूकोज बेटा ये रिएक्शंस अंडरगो नहीं करती हैं। तो ये ऐसी रिएक्शंस है जो हम ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। आई होप सो सभी को क्लियर होगी, प्लीज आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर एसेंशियल एंड द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? दो एग्जांपल दो। तो बेटा एसेंशियल अमीनो एसिड्स की अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ, एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्ड है, मतलब हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। फूड मतलब बाहर से जो हम इंटेक कर रहे हैं, डाइटरी सप्लीमेंट हम जो ले रहे हैं, वो एक तरह से एसेंशियल अमीनो एसिड्स है ना, क्योंकि ये हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती है, हमें बाहर से लेना पड़ता है। नॉन एसेंशियल वो होता है जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज करती है, ठीक है जी। तो यहाँ समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाती हूँ। द अमीनो एसिड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, बेटा जो ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, उसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहेंगे, लेकिन दीज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। बेटा ये ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। दे मस्ट बी टेकन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक फूड, ठीक है, खाने की फॉर्म में इसको लेते हो, एग्जाम्पल के तौर में ल्यूसाइन एंड वेलाइन, ठीक है। अमीनो एसिड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी को चाहिए होते हैं और वो इनसाइड द बॉडी प्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब ये भी रिक्वायर्ड होते हैं बट दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड इनसाइड, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इनसाइड, बट दे आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। नॉन एसेंशियल होते हैं जैसे कि ग्लाइसिन और एलेनाइन हो गया, ठीक है बेटा। ये आपका आ गया एसेंशियल एंड द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू प्रोटीन्स। पहला कहता है पेप्टाइड लिंकेज बताइए। तो बेटा पेप्टाइड लिंकेज जो है वो आप ऑब्जर्व करते हो, इट्स अ वेरी सिंपल लिंकेज। जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से अटैच्ड होता है तो वो आप पेप्टाइड लिंकेज से अटैच्ड होता है, जो कि आप प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के अंदर ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। तो समझते हैं पेप्टाइड लिंकेज में क्या होता है। पेप्टाइड लिंकेज एक तरह की अमाइड होती है विच इज फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन द COH ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल of amino acid and the group of another molecule of the amino acid, ठीक है बेटा। एक का COH ग्रुप और दूसरे का NH2 ग्रुप जब रिमूव करेंगे तो वहां पर मतलब एलिमिनेशन वाटर मॉलिक्यूल का जब रिमूव करेंगे तो वहां पे जो पेप्टाइड लिंकेज बनती है, मतलब जो लिंकेज बनती है उसको पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। चले अगली उस पे, एक तरह से जैसे मान लो आपके पास कोई एक स्ट्रक्चर है, उसका COH ग्रुप है, दूसरा स्ट्रक्चर है उसका NH2 ग्रुप है, उसका वाटर निकाल दिया तुमने, तो वहां पे ऐसे CONH जो आपकी लिंकेज बनती है उसको, ये अमाइड जो लिंकेज बनती है बेटा उसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, समझे। चलो चलें आगे। अगला क्या कहता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है बताइए, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए अगले पार्ट पे, ये लिख लिया, बोलिए सभी ने लिख लिया, आ जाओ आ जाओ। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। तो अच्छा ये तो थर्ड पार्ट आ गया डीनेचुरेशन वाला। हाँ जी बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर, बेटा प्रोटीन के होते हैं 4 तरह के स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शनरी स्ट्रक्चर, और इसके बाद आप जो देखते हो वो क्वाटनरी। मैं एक बार एक डायग्राम दिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए
देखिए बेटा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होता है जहां पर एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से ना पेप्टाइड लिंकेज से अटैच्ड होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ना आपको दो तरह की टाइप्स देखने को मिलती है, होती है एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, एक होता है बीटा प्लीटेड शीट्स होती है जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ सल्फाइड लिंकेज भी देखने को मिलती है, और क्वाटरनरी में एक तरह से एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कॉइल्ड अप होता है। ठीक है, तो अगर मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, वन अमीनो एसिड इज लिंक्ड टू अनदर अमीनो एसिड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। तो हम ये इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए अब बेटा इसका थर्ड पार्ट आता है डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन का मतलब पहले मैं समझा देती हूँ। बेटा कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली देखो हर प्रोटीन का क्या होता है, थ्री डी स्ट्रक्चर होता है, और उसका एक ना बायोलॉजिकल सिस्टम में एक रोल भी होता है, वो ये रोल परफॉर्म करेगा, ये फंक्शन वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, ऐसा प्रोटीन जो कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है बेटा, उसे नेटिव प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, और अगर नेटिव प्रोटीन का हम टेम्परेचर चेंज कर दे या पीएच के अंदर कोई फर्क ले आए जिसकी वजह से जो वो फंक्शन परफॉर्म करने जा रहा था बेटा, अब वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और इस डीनेचुरेशन के दौरान बेटा जी हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो ब्रेक करते हैं और वहां पे ना अनकॉइलिंग होने लग जाती है। अल्फा हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो अनकॉइल होने लग जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमें सेकेंडरी और टर्शरी में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं जब भी डीनेचुरेशन होती है तो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर ही अफेक्ट होता है। मतलब क्वार्टररी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइमरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली सेकेंडरी टर्शरी ही अफेक्ट होगा। तो मैंने क्या बोला, ऐसे प्रोटीन जिनका कोई बायोलॉजिकल फंक्शन है जो कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं बेटा, उसे नेटिव प्रोटीन बोलेंगे। अगर आप टेम्परेचर पीएच किसी में भी कोई भी फर्क ले आओगे तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म ना करके कुछ और करने लग जाएगा, वो फंक्शन जो कर रहा था वो परफॉर्म अब नहीं होगा, ये डीनेचुरेशन होता है। तो यहाँ अनकॉइलिंग होती है। ठीक है, देखो A protein has a unique three-dimensional structure, उसका एक 3D स्ट्रक्चर होता है, एंड a unique biological activity inside a biological system, और एक उसकी पर्टिकुलर यूनिक क्या होती है, एक्टिविटी होती है बेटा जी। इन दीज टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोला जाता है नेटिव प्रोटीन्स। क्या बोलेंगे मैम, नेटिव प्रोटीन्स बोलेंगे। Whenever we put a native protein into a physical change, कोई सा भी फिजिकल चेंज हो सकता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया घटा दिया ऐसे। ठीक है, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर या कोई केमिकल चेंज हो गया, जैसे कि चेंज इन पीएच में फर्क ले। कहाँ पे फर्क आता है मैम, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो डिस्टर्ब होती है, चेंज होती है, और हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंडरी में और टर्शरी में ही देखने को मिलती है ना। सो दिस रिजल्ट्स इन अनफोल्डिंग ऑफ द ग्लोब्यूल्स एंड अनकॉइल्स द हेलिक्स। तो हेलिक्स को वो अनकॉइल करने लग जाता है, जैसे कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उसको खोलने लग जाता है ऐसे। ठीक है, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द चेंजेस आर प्रोटीन्स रिजल्ट इन द लॉस ऑफ देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। भाई जो वो फंक्शन करने वाले थे वो नहीं करेंगे। ठीक है, दिस लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाय प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। बेटा डी कहीं पे भी आता है तो रिमूवल होता है। ठीक है, अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नो चेंजेस आर एनकाउंटर्ड इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर वेयर एज सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स विल बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड पर ही फर्क आ रहा है। एन एग्जाम्पल हमारे पास क्या आता है, कोगुलेशन ऑफ एग। ठीक है जी, सॉर्टेड है बेटा, इसको लिख लो, इसके आई होप सो तीनों टाइप्स आप सभी को क्लियर होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, आ जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन क्या आता है, राइट द कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो बेटा दो ही टाइप्स आती है आपके पास, कौन सी, अल्फा हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक बीटा प्लीटेड शीट्स होती हैं बेटा। तो कॉमन टाइप्स तो दो ही हैं। ठीक है, हो जाएगा, हाँ जी मैम। अगला देखते हैं, तो ये उसी का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। अच्छा स्ट्रक्चर में बता रही थी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, हर जो अमीनो एसिड होता है वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, अभी दिखाया था, अल्फा हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीटा प्लीटेड शीट्स होती है बेटा, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। यहाँ पे टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, सल्फाइड लिंकेज भी होती है, और आपके पास क्वार्टरनरी में एक मास लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये मैं इसलिए डालिए भी, अगर आप पढ़ रहे हो तो साथ साथ ये भी कवर हो जाए। बेटा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो उसको स्टेबलाइज करने में मदद करती है अल्फा हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर को, क्योंकि वो एक तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है,
अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स। बेटा ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं, आइए समझते हैं। तो ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स की पहली बात करते हैं। ग्लोबुलर क्या होंगे, क्या ये सॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर या इनसॉल्युबल होंगे? पहली बात तो ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और अगर मैं फाइब्रस की बात करती हूँ तो बेटा ये इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं मैम? ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। दूसरी बात बेटा, फाइब्रस प्रोटीन्स के अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे ना आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड लिंकेज देखने को मिलती है। बेटा यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज देखने को मिलती है, ऑब्जर्व होती है। इसके एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं तो जैसे कैरेटिन हो गया, ठीक है, हेयर्स में हो गया, नेल्स में हो गया, देखो जैसे कि मायोसिन हो गया, मायोसिन हो गया, इन मसल्स हो गया। बेटा इसका एग्जाम्पल अगर ग्लोबुलर के देखेंगे तो इंसुलिन हो जाएगा। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? एक मोस्ट फेमस एग्जाम्पल हमारे पास इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है। और ये यूजुअली सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो खुद से ही लिंक्ड होती है, खुद से ही एक दूसरे में लिंक्ड होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड। बेटा अमीनो एसिड का एम्फोटेरिक बिहेवियर आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो यहाँ पे आप बताओगे द फॉर्मेशन ऑफ ज्विटराइन। क्या बताया जाएगा मैम? यहाँ पे बताया जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ज्विटराइन, है ना। अब समझना बेटा होता क्या है, लाइक यू नो दिस इज द स्ट्रक्चर, है ना। तो एम्फोटेरिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए आप ये बोलोगे भी जो COH ग्रुप होता है वो अपना एक हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ भेज देता है NH2 ग्रुप में। तो आपको यहाँ से मिलता है RCH NH3 C डबल बॉन्ड और नेगेटिव। तो बेटा यहाँ से ज्विटर आयन की फॉर्मेशन होती है। दिस एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर, दिस एक्सप्लेन द बेटा एम्फोटेरिक बिहेवियर। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या कर रहा है, प्रोटॉन लूज कर रहा है। क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या कर रहा है बेटा यहाँ पर, क्योंकि मैम जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इज लूजिंग अ प्रोटॉन, इज लूजिंग अ प्रोटॉन and NH2 group is accepting। तो बेटा आपको इतना पता होना चाहिए, आपने देखा होगा भी एसिड बेस को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज होती हैं, है ना। आर्हेनियस थ्योरी होगी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट हो गया, फिर लुईस एसिड बेस थ्योरी हो गया। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड वो है जो H पॉजिटिव देता है, बेस वो है जो उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये अगर H पॉजिटिव दे रहा है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, NH2 उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बेस की तरह काम कर रहा है। तो एम्फोटेरिक बिहेवियर वही होगा जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज आएंगी, हेंस हमारा आंसर यहाँ से आएगा भी ज्विटराइन बन जाता है। सॉर्टेड है? हाँ जी मैम। बेटा अगला सवाल आता है एंजाइम्स क्या होते हैं। भाई ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे ऐसा ऑब्जर्व होता है जो हर बच्चे को आता होगा, है ना। ऐसा प्रोटीन जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कैटलाइज कर देता है उसको एंजाइम बोलते हैं, है ना। द प्रोटीन विच कैटलाइजेस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, है ना, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। बेटा उसको एंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एंजाइम्स बोलते हैं। बेटा इसको बायो कैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं, बायो कैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन अ पर्टिकुलर एंजाइम इज यूज्ड। बेटा हर रिएक्शन के लिए आप एक पर्टिकुलर एंजाइम का इस्तेमाल करते हो, हर रिएक्शन के लिए बेटा एक पर्टिकुलर एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सब इसके बारे में नोट कर सकते हैं। सॉर्टेड है। चले अगले प्रश्न पे, अगले क्वेश्चन पे आइए बेटा जी। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। डीनेचुरेशन कब होता है? जब हमारा नॉर्मल प्रोटीन यानी कि कोई नेटिव प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है तो उसे डीनेचुरेशन का प्रोसेस कहते हैं। अभी मैंने बताया था ऐसा प्रोटीन जो नॉर्मल अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था लेकिन हमने उस पर कोई फिजिकल चेंज करवा दिया, नेटिव प्रोटीन पे कोई फिजिकल चेंज करवाने की वजह से, टेम्परेचर, pH ये सब बढ़ाने की वजह से अब उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे फर्क आ गया, वो काम नहीं कर
वाला जो पहले करना था, तो वो डीनेचुरेशन है, ठीक है। इसकी वजह से बेटा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, अनकॉइलिंग होती है, तो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर अफेक्ट होते हैं, ये पहले ही पढ़ लिया है। तो क्या कहता है, द आउटकम ऑफ डीनेचुरेशन हेलिक्सेस गेट अनकॉइल्ड, बेटा हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर अनकॉइल हो जाएगा एंड ग्लोब्यूल्स क्या हो जाएंगे, अनफोल्ड हो जाएंगे। देयर वुड बी नो चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, व्हाइल द सेकेंडरी एंड द टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा बेटा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स आर चेंज्ड इनटू प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स, द एंजाइम्स लूज देयर एक्टिविटी, बेटा वो अपनी एक्टिविटी खो देते हैं। तो ये जरूर लिखना है, क्वेश्चन ऑन रिपीट आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चले आगे, चलो भाई लिख लो इसको फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हाउ आर विटामिन क्लासिफाइड, नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो बेटा विटामिन को क्लासिफाई करते हो तो एक आपके पास आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, और दूसरा आपके पास आता है फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। बेटा वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करते हैं तो विच आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये वाटर सॉल्युबल होगा एंड नॉट सॉल्युबल इन फैट, है ना। जितने भी हमारे पास विटामिन बी कैटेगरी वाले हैं, यानी कि विटामिन B1, B2, B6, B12, ये सब इस कैटेगरी में बेटा क्या करते हैं, फॉल करते हैं, वाटर सॉल्युबल वाले में फॉल करते हैं, ठीक है। फैट सॉल्युबल के अंदर देखते हैं जो सिर्फ फैट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, ओनली soluble in fat, not in water, not in water। तो बेटा इसका एग्जाम्पल आ जाएगा विटामिन ए, डी, ई, ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके फैट सॉल्युबल विटामिन में आ जाएंगे। सॉर्टेड है, ठीक है। अच्छा अब कौन सा विटामिन ऐसा है, अच्छा के भी आएगा, कौन सा विटामिन ऐसा है जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो विटामिन के है बेटा, वो विटामिन के है बेटा वो। चले अगले क्वेश्चन पे, चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही थ्योरी वाला है, बहुत ही इजी है, बहुत ही डायरेक्ट है, वो भी विटामिन पे है। चलते हैं, चलिए अगला प्रश्न कहता है, व्हाई आर विटामिन ए एंड विटामिन सी एसेंशियल टू अस, गिव देयर इंपॉर्टेंट सोर्सेज। तो बेटा विटामिन तो हमारी बॉडी के लिए वैसे भी जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी एक विटामिन की कमी होती है तो उससे डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से कोई ना कोई डिजीज होती है। जैसे कि आप सब जानते होंगे, अगर मैं विटामिन ए की बात करूंगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है बेटा जी। क्या होती है मैम, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है ना, क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। मतलब एक से अगर आप देखोगे किसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, कॉर्निया में फर्क आ जाएगा आई का, तो वेरियस विटामिन की डेफिशिएंसी से वेरियस डिजीजेस हो जाती है। मैं अब इन दोनों की डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज होती है वो बताती हूँ आपको फटाफट से, है ना। तो बेटा मैं बोल रही थी किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी से कोई ना कोई डिजीज हो जाती है, तो आप यहाँ पे चीज लिख सकते हो, दे आर essential because due to their deficiency diseases occurs। अच्छा तो जैसे मैंने आपको बोला विटामिन ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ऐसे ज़ेरोप्थेल्मिया हो जाता है बेटा, जो ये बीमारी होती है ना, इसके अंदर बेसिकली कॉर्निया पे इफेक्ट आता है, ठीक है। इसके बाद विटामिन सी से स्कर्वी हो जाती है, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हैं दोनों के, आपने बता दें क्या डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है। तो इसके बाद आता है बेटा व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, मेंशन देयर टू इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो बेटा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है भाई, न्यूक्लिक एसिड किसको कहते हैं, सोचिए ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ये दो तरह का होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका हो जाता है, ठीक है जी। अगर मैं इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करती हूँ तो क्रोमोसोम जो होता है वो जीन कैरियर की तरह काम करता है ना, ठीक है। जो जेनरेशन टू जेनरेशन क्या करता है, एक कैरेक्टरिस्टिक को पास करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, हेरिडिटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। द प्रोटीन सेल सिंथेसाइजेस जो होती है, ठीक है, जो प्रोटीन सेल सिंथेसाइजेस होती है
वो भी न्यूक्लिक एसिड के थ्रू ही होती है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आई होप सो सभी को क्लियर है बेटा। अगला देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोसाइड एंड अ न्यूक्लियोटाइड। बेटा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क होता है? तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है बेटा? बेटा जी यहाँ अगर आप स्ट्रक्चर भी देखोगे तो न्यूक्लियोसाइड बना होता है शुगर प्लस बेस से, ठीक है जी। और अगर आप यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की बात करते हो तो ये बना होता है शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो शुगर जो हमारी जो न्यूक्लियोसाइड है, जैसे कि हमारा शुगर हो गया, ठीक है, और ये बेस हो गया, तो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये शुगर, ये बेस और ये फॉस्फेट ग्रुप बन जाता है, तो ये न्यूक्लियोटाइड की कैटेगरी में फॉल करता है। आपने ये स्ट्रक्चर्स वहां ड्रॉ करके आने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका सिंपल सा जवाब यही है भी, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इट इज लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ कैसा बॉन्ड होता है मैम? इट इज लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन जो होता है, एडेनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन एंड गुआनिन किसके साथ करता है? साइटोसिन के साथ। तो इस वजह से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। बेटा डीएनए और आरएनए में क्या स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिफरेंसेस है? तो पहली सिंपल सी बात है, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यहाँ पर ये केमिकल बेसिस की तरह काम करता है फॉर हेरिडिटी, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है फॉर द हेरिडिटी। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जो बेसिस होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन होते हैं, जबकि आरएनए के केस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल होता है। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, जबकि ये क्या होता है? एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो इस क्वेश्चन को लिख लिया जाए। स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो आपके सामने यहाँ पर इमेज भी है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इफ इट इज डन, यस मैम। चलो अगला आता है, राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। तो बेटा आरएनए के डिफरेंट टाइप्स क्या है? एक तो होता है मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए। क्या होता है भाई? एक मैसेंजर आरएनए होता है। दूसरा कौन सा होता है? राइबोसोमल होता है, राइबोसोमल होता है। और तीसरा कौन सा होता है? ट्रांसफर होता है बेटा। तो ये तीन जो है ये टाइप्स आती हैं आरएनए, जो कि एक सेल के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। So my dear students, this was all about your chapter, that is biomolecules। बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस, बड़े ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। चैप्टर को एंड करने से पहले आपके लिए कुछ लाइंस है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेगा। देखा जाए तो ये चैप्टर भी एंड हो रहा है और एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज भी एंड हो रही है। आई होप सो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सब क्लियर हो गए होंगे। बैक एक्सरसाइज अब आप लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो बेटा एंड करने से पहले आपके लिए कुछ लाइंस है, ध्यान से सुनना। जो बीत चुका है उसके बारे में सोचकर वर्तमान को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो बीत चुका है उसके बारे में सोचकर वर्तमान को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज ऐसा काम करे, आज ऐसा काम करे जिससे भविष्य में सकारात्मक फल मिल सकता है, जिससे भविष्य में सकारात्मक फल मिल सकता है ना स्टूडेंट्स। तो पॉजिटिव सोचना है, जो हो चुका है उसे भूल जाइए। अब आप अच्छे से तैयारी कीजिए, सारे क्वेश्चंस को खुद से करिएगा जो आपसे नहीं हुए हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, जब भी आप कभी भी पेपर के लिए भी तैयारी कर रहे होते हो या फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, तो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए उसे सर्कल लगा लो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब रिविजन करो तो उन क्वेश्चंस को सबसे पहले उठाओ जो पहले नहीं हुए थे। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, राइट एवरीवन। सो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ ओवर हियर एज हमारा बैच फिनिश हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, दैट इज एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज। तो स्टूडेंट्स हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। थैंक यू।